नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का जो पाठशाला पर स्वागत है। राज्य गृह सेवा परीक्षा के तहत जो भी हमारी सीरीज चल रही है, तो उसके करीब हम सभी लोगों ने 110 प्रश्न कर लिए थे। आज हम सभी लोग उसी के आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा अंतिम प्रश्न क्या था? सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट से रासायनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट रिडक्शन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो हम सभी लोगों ने इसी को किया हुआ था पूर्व के लेक्चर में, तो उसको आप सभी लोग जरूर देखें। तो इसका सही जवाब क्या था? डीनाइट्रिफिकेशन, अर्थात ए इसका सही जवाब था। तो ये होता क्या है डीनाइट्रिफिकेशन? इस प्रक्रिया में क्या होता है? जो नाइट्रेट होते हैं अर्थात NO3 का नाइट्रोजन गैस या नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित होने की क्रिया एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि होती है। यह अनेक प्रकार के जीवाणुओं की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है, ठीक है। जैसे कि स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकैन, माइक्रोकोकस बैसिलस, ऐसे कई जीवाणु होते हैं दोस्तों जो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जहाँ से आज की हमारी क्लास आरंभ होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रतिक्रिया, जो डार्क रिएक्शन एक प्रकार से हम कह सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना के क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोम आपका विकल्प ए कह रहा है कि ग्रेना के क्लोरोप्लाज्म में, या फिर स्ट्रोमा के क्लोरोप्लास्ट में, या साइटोप्लाज्म में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन होती है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। अच्छा, बात की जाए इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो इसकी खोज ब्लैकमैन के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। कुछ बिंदुओं को उसको नोट करते हैं जिससे कहीं अन्य प्रश्न बन सकते हैं। पहली बात तो जो प्रश्न में हो गया, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। अब इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो ब्लैकमैन के द्वारा करी गई थी। खोज ब्लैकमैन ने करी। प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट कह सकते हैं कि रिएक्शन, जो प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया होती हुआ कहाँ होती? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। तो डार्क रिएक्शन, अच्छा मैं एक पास नोट कर देता हूँ दोस्तों, डार्क रिएक्शन यह होगी आपकी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, नहीं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगी दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो ब्लैकमैन के द्वारा करी गई, ठीक है। और अगला हमारा बिंदु क्या है? जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? लाइट रिएक्शन जो होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से याद हो जाए। प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। अगर इसकी खोज की बात की जाए तो ब्लैकमैन के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। वहीं लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, ठीक है। तो उम्मीद है यह प्रश्न आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल ए द्वारा, जो आपका क्लोरोफिल ए है, इसके द्वारा किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित होता है? कह रहा है कि जो क्लोरोफिल ए द्वारा किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित होता है? 480 nm, 580 nm, या फिर 600 nm, या 680 nm। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब आपका 600 nm हो जाएगा, ठीक है। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोफिल ए द्वारा किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश सबसे सर्वाधिक अवशोषित होता है? तो 680 nm द्वारा अवशोषित होता है। अब कुछ अतिरिक्त बिंदुओं की अगर हम बात करें,
जैसे कि क्लोरोफिल जो ए होता है मुख्यतः लाल रंग 600 करीब 47 nm तथा नीला 430 से 470 nm तथा बैंगनी किरणों का करीब 390 से 430 nm का अवशोषण करते हैं, ठीक है। जबकि क्लोरोफिल बी जो होते हैं, क्लोरोफिल बी मुख्य रूप से नीले प्रकाश जो अमूमन 430 से लेकर के 470 nm का अवशोषण करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं। जो क्लोरोफिल ए है क्लोरोफिल ए क्या करता है, मुख्य रूप से लाल रंग, मुख्य रूप से लाल रंग, ठीक है, जो करीब 647 nm, नीला हो गया आपका 430 से लेकर के 470 nm, बैंगनी किरणों में करीब 390 से 430 nm का अवशोषण करता है। और क्लोरोफिल बी जो क्लोरोफिल बी है यह क्या करता है, मुख्यतः नीले प्रकाश, मुख्यतः नीले प्रकाश 430 से 470 nm का अवशोषण करता है। तो क्लोरोफिल ए द्वारा किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित होता है? अगर हम स्पष्टीकरण के लिहाज से अगर नज़र डालते हैं तो क्लोरोफिल ए मुख्य रूप से लाल रंग 647 nm, नीला 430 से लेकर के 470 nm, जबकि बैंगनी जो कीड़े होती हैं उनका 390 से लेकर के 430 के आसपास का अवशोषण करेगा दोस्तों। तो लाल रंग की बात की जाए तो करीब 647 nm दिया हुआ है आपका, तो नज़दीकी 600 nm आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोफिल बी नीले प्रकाश का जो 430 से 470 nm का अवशोषण करता है, ठीक है। और गौर करने वाली बात यह है कि जो प्रकाश अवशोषण करने वाले अणु होते हैं उनको हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। क्या है गौर करने वाली बात, जो प्रकाश अवशोषण करने वाले अणु होते हैं उनको हम सभी लोग प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए तो जैसे कि क्लोरोफिल ए हो गया आपका, क्लोरोफिल बी हो गए, कैरोटीनॉइड्स हो गए, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। अगर और ये पाए कहाँ जाते हैं दोस्तों, तो ग्रेना की झिल्लियों में पाए जाते हैं और ये अलग अलग तरंगदैर्ध्य वाली किरणों का अवशोषण करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी के बारे में हम सभी लोगों ने बात कर ली, इसको आपको नोट भी करा दिया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में, अच्छा प्रकाश संश्लेषण AGTA में भी एक विस्तृत टॉपिक दिया हुआ है, तो इन सभी प्रश्नों को याद रखिए, प्रश्न बनने को कहीं से भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्लोरेला का प्रयोग किसके द्वारा हुआ? जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें सबसे पहले क्लोरेला का जो प्रयोग हुआ किसके द्वारा हुआ? केल्विन के द्वारा, हिल के द्वारा, बारबर्ग के द्वारा या फिर रूबेन के द्वारा? तो ऑटो बारबर्ग जो महोदय थे उन्हीं ने प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग के लिए सर्वप्रथम क्लोरेला का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्लोरेला का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बारबर्ग महोदय के द्वारा किया गया और इस पर निश्चित अंतराल के बाद प्रकाश दिया। प्रकाश संश्लेषण पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया था उन्हीं के द्वारा, ठीक है, जिसके कारण इन्हें 1920 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण पर इसके प्रभावों के अध्ययन के लिए इन्हें 1920 में
नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1920 में, ये पेन थोड़ा अजीब चलता है। 1920 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अच्छा, यह किसके द्वारा बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलती, यह सैमुअल रूबिन और मार्टिन डी कॉमन के द्वारा बताया गया था। तो सैमुअल रूबिन तथा मार्टिन डी कॉमन ने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है जल से निकलती। हिल और बेंडोल महोदय के द्वारा क्या बताया गया कि जो प्रकाश अभिक्रिया होती है उसमें 2 प्रकाश तंत्र कार्य करते हैं, और जेड स्कीम भी इन्हीं के द्वारा बताई गई थी। तो इन सबको नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। ऑक्सीजन जल से निकलती है, किसके द्वारा बताया गया? ऑक्सीजन जल से निकलती है किसके द्वारा बताया गया? तो ऑक्सीजन जल से निकलती यह सैमुअल रूबिन, जो विकल्प आपका डी दिया हुआ है, सैमुअल रूबिन तथा मार्टिन डी कॉमन के द्वारा बताया गया। ठीक है, और जेड स्कीम किसके द्वारा दी गई, बताई गई? जो जेड स्कीम है यह हिल तथा जो आपका विकल्प बी दिया गया है, हिल और बेंडोल के द्वारा बताया गया। हिल तथा बेंडोल। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्लोरेला शब्द का प्रयोग बार्बर महोदय द्वारा किया गया, और प्रकाश संश्लेषण पर इसके प्रभाव का अध्ययन के लिए इन्हें वर्ष 1920 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। जबकि सैमुअल रूबिन और मार्टिन डी कॉमन के द्वारा यह बताया गया कि ऑक्सीजन जल से निकलती प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तथा हिल और बेंडोल महोदय ने क्या बताया, प्रकाश अभिक्रिया में 2 प्रकाश तंत्र कार्य करते हैं, और इनके द्वारा जेड स्कीम भी बताई गई। तो ये तो हो गए अन्य बिंदु। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं? कोशिका का कौन सा एक ऐसा अंग है जिसको हम सभी लोग बिजली घर के नाम से जानते हैं? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? हम सभी लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा या फिर बिजली घर या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और क्योंकि बात की जाए तो ऑक्सीशोषण की क्रिया इसी में होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से एडीपी और एटीपी नामक उच्च ऊर्जा वाले यौगिक जो होते हैं इनका निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया सही जवाब हो जाएगा। इसे अन्य किस नाम से? ऊर्जा का पावर हाउस। पावर हाउस सेल, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑक्सीशोषण की क्रिया, जो ऑक्सीशोषण होता है इसी में होती है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है?
कह रहा है कि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है कौन सी है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुछ अगर रिड्यूसिंग शुगर की बात की जाए तो माल्टोज हो गया आपका, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये हो गई आपकी रिड्यूसिंग शुगर, फ्रक्टोज भी आपकी रिड्यूसिंग शुगर हो गई। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी हो गई, सुक्रोज आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ अगर रिड्यूसिंग शुगर की बात की जाए कौन कौन से, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज ये सभी कौन सी हो जाएंगी आपकी रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज हो गया आपका, रैफनोज, ट्रेलोज और स्टेकायोस ये सभी आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई। तो इनको नोट कर लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछ रहा है तो इधर नॉन रिड्यूसिंग शुगर लिख लेते हैं और इधर आपकी रिड्यूसिंग शुगर लिख लेते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग शुगर, इधर हो गया नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इधर हो गया आपका रिड्यूसिंग। तो सुक्रोज, रैफनोज, सुक्रोज हो गया, रैफनोज हो गया, ट्रेहालोस हो गया, ट्रेहालोस हो गया, स्ट्रेकेओस हो गया, स्टेकेओस हो गया आपका, और ये हो गए कुछ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर अब रिड्यूसिंग शुगर की बात की जाए तो माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज को और सुक्रोज को लेकर के दोस्तों कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको याद रखिए, ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का उदाहरण जो कौन कौन से हैं, सुक्रोज, रैफनोज, ट्रेहालोस, स्टेकेओस, और जो रिड्यूसिंग शुगर है माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज तथा सुक्रोज को लेकर के कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप लोग याद रखिए ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि जो सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। साइटोक्रोम का कार्य क्या, जो साइटोक्रोम है दोस्तों इनका कार्य क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, आपके विकल्प क्या दिए हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, श्वसन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इन पर बात करते हैं। तो साइटोक्रोम का कार्य क्या है दोस्तों, साइटोक्रोम फेराडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में, प्रकाश संश्लेषण के चक्रीय तथा अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इसका सही जवाब हो जाएगा। अब साइटोक्रोम का एक ही कारण नहीं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण में सहायता प्रदान करे, फेराडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन संश्लेषण, जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण है दोस्तों उनमें प्रकाश संश्लेषण के चक्रीय तथा अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अगला हमारा प्रश्न है कि पौधों के विकास में, जो पौधे होते हैं उनके विकास के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं। आपके विकल्प हैं 14, 15, 16 या फिर 17। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 17। पौधों के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए करीब जो एसेंशियल आवश्यक पोषक तत्व हैं कितने हैं, तो 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं।
कुछ अगर मुख्य पोषक तत्वों पर हम सभी लोग नज़र डालें तो CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, NPK हो गया आपका, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सभी मुख्य पोषक तत्व हो गए। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Cl, Ni को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में है। दोस्तों एक बार प्रश्न पूछा गया है कि Ni जो निकल है यह मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो Ni माइक्रो न्यूट्रिएंट अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत शामिल है। तो अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व मैक्रो में कौन कौन से शामिल हो जाएंगे? आपका CHO, ऐसे याद रखिए, CHO, NPK, ये तो आप सभी लोगों को याद ही हो जाएगा, NPK का अक्सर जिक्र आता रहा है। CHO, NPK, Ca, Mg, S, ये कुछ मुख्य पोषक तत्व हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। जबकि कुछ माइक्रो अगर न्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो कौन कौन से? Fe, Mn, Zn, Fe, Mn, Zn, Mo, मोलिब्डेनम को दोस्तों लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए। Cu, Cl, बोरान, निकेल, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत शामिल है। निकेल को लेकर के अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं कि किस में शामिल है, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, माइक्रो या फिर मैक्रो के अंतर्गत शामिल है। और मोलिब्डेनम को लेकर के कई बार प्रश्न पूछे गए। अच्छा, हम सभी लोग जब पादप हार्मोन्स पर पढ़ेंगे, क्लास करेंगे, तो जरूर इन सब पर विस्तृत रूप से बात करेंगे, कैसे आधार तत्व कहते हैं या कौन से किस प्रकार कार्य करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग से प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी से पौधों में कवक रोग से प्रति संवेदनशीलता जो है बढ़ जाती है। आपके ऑप्शन है सिलिकॉन, निकेल, एक या दो, दोनों, या फिर नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? जो सिलिकॉन, SI अर्थात जो निकेल होता है, इनसे पोषक तत्वों की कमी से पौधों में कवक के रोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका C सही जवाब हो जाएगा, एक और दो, दोनों। जो पोटेशियम तत्व होता है दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि जो पोटेशियम तत्व पौधों के रोगों के प्रति सहनशील बनाता है। तो इसको नोट कर लेते हैं। पोटेशियम पौधों के को रोगों के प्रति सहनशील बनाता है। ठीक है, और जो ये हो गए सिलिकॉन तथा निकेल की अगर कमी हो जाएगी तो कवक रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाएगी, जो सस्पेक्टेबिलिटी है बढ़ने लगती है दोस्तों। पोटेशियम जो होता है पौधों के रोगों के प्रति सहनशील बनाने का कार्य करता है। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं, लिखा है। भू परिष्करण क्रियाएं, तृणनाशियों का प्रयोग, घनी बुआई, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों सभी शामिल हैं, भू परिष्करण क्रियाएं भी, तृणनाशियों का प्रयोग भी एवं घनी बुआई भी। ठीक है, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत कई सारी क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे मल्चिंग हो गया, आपका फ्लोडिंग हो गया, टिलेज, बाई बर्निंग, होइंग, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं।
यांत्रिक क्रियाओं में, जबकि सस्य क्रियाओं में बाई क्रॉप रोटेशन, वीड फीड सीड, डेंस प्लांटिंग अर्थात घनी बुआई, ये सभी सस्य क्रियाओं में शामिल होते हैं। जबकि रासायनिक विधि में क्या होता है, जैसे कि खरपतवार नाशियों का प्रयोग होता है। वहीं जो जैविक विधियाँ होती हैं उसमें पशुओं द्वारा चराना, कीट पतंगों से प्रबंधन, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, तो कुछ बिंदु हैं जो उनको नोट कर लेते हैं। जैसे कि यांत्रिक क्रियाओं में क्या क्या शामिल होता है। यांत्रिक क्रियाओं में मल्चिंग हो गया आपका, फ्लडिंग हो गया, मल्चिंग, फ्लडिंग, बाई टिलेज, हो गया, बाई बर्निंग हो गया, ये सब यांत्रिक क्रियाओं में शामिल होते हैं, होइंग वगैरह। ठीक है, जबकि सस्य क्रियाओं में क्या शामिल रहेगा। सस्य क्रियाओं में क्या शामिल रहेगा। जो सस्य क्रियाएं होती है उसमें बाई क्रॉप रोटेशन, हो गया, वीड फीड सीड हो गया, वीड फ्री सीड हो गए, डेंस प्लांटिंग अर्थात घनी बुआई, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। रासायनिक विधि में तो आप सभी लोग जानते हैं कि खरपतवार नाशियों का प्रयोग होगा। जबकि जो जैविक मेथड है, जैविक विधियों में कौन कौन चीज़ें शामिल होंगी। जैविक विधि में पशुओं द्वारा चराना, या फिर कीट पतंगों से प्रबंधन। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, शामिल हो गई। तो एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत भू परिष्करण क्रियाएँ, तृणनाशियों का प्रयोग, घनी बुआई, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि केले का अचानक पकना, किसका, जो केला है इसका अगर अचानक या पकता है तो किसकी वृद्धि के साथ होता है। ऑक्सिन, एथाइलिन, जीए या फिर साइटोकाइनिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो फल पकने के लिए एथाइलिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। जब फल पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तथा उनमें तो क्या होता है, उसमें एथाइलिन की जो मात्रा होती है बढ़ने लगती है, जिससे हम कह सकते हैं कि फल पकने की ओर अग्रसर होने लगता है। तो जब केला अगर अचानक से पकता है तो यही कारण रहेगा कि एथाइलिन की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी। तथा केले को अगर हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो उसमें इथरल क्या होता है, इथाइलिन का तरल रूप का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, विकल्प बी इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, एथाइलिन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है, एथाइलिन के साथ होता है। अच्छा, इसको नोट करते हैं इस बिंदु को, केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथरल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो इथरल का।
अब इथरल है क्या, तो इथरल है एथाइलिन का तरल रूप। तो फलों के पकाने वाला हार्मोन एथाइलिन को कहा जाता है। जैसे जैसे फल पूरी तरह विकसित होते हैं उसमें एथाइलिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जैसे फल पक जाते हैं। केले का अचानक पकना भी इसी हार्मोन के अंतर्गत शामिल है दोस्तों। और इसको जो कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो इसके लिए इथरल का प्रयोग करते हैं। इथरल होता क्या, एथाइलिन का ही तरल रूप होता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा दोस्तों। वर्ष 2013 का जो परीक्षा हुई थी उसमें करीब 150 प्रश्न आए हुए थे, तो भी आपके 30 प्रश्न कर संभवतः बचे हुए हैं, जो 2 या 3 लेक्चर्स के अंतर्गत हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले लेक्चर में। धन्यवाद।